क्लियर। चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द क्लास। तो वैसे तो हम हेल्थ पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, इसको भी करेंगे, आज ही करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम टॉपिक्स कवर कर देंगे, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर, ठीक है, एंड हेल्थ। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ 5-7 टॉपिक बचेंगे आपके, मतलब इस क्वार्टर के, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे वो। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वार्टर की जो है करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसकी आई थिंक प्रिंट आउट आपको नहीं मिला होगा, आपको क्लास के बाद मिल जाएगा या कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, कल आऊंगी, आप 8 बजे सुबह क्लास होगी, तो आप सुबह 8 बजे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पीपीटी आज ही, वो पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी आपके पोर्टल पे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, बाकी प्रिंट आउट आपको कल मिल जाएगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक ऑनलाइन वेबसाइट जो है लॉन्च की है, और इसके थ्रू जो है बेसिकली क्या किया जाएगा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा टू टीच इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके वो पढ़ा सके। ठीक है, परमानेंट नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कभी लेक्चर्स लेने आ गए, कभी 2 लेक्चर या 4 लेक्चर महीने में, एक्सेट्रा, ताकि जो वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है उनका वो शेयर कर सके विद द स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए आनंद महिंद्रा कोई लेक्चर देने आ गए, या मुकेश अंबानी कोई लेक्चर देने आ गया, अगर वो चाहते हैं यंग स्टूडेंट्स को गाइड करना, सपोज इन बिजनेस, तो वो ये बेसिकली स्कीम प्रमोट करना चाहती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। कोई मार्केटिंग से, कोई एडवर्टीजमेंट से सपोज एक्सपर्ट आ रहे हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग से आ रहे हैं, कोई बिजनेस से आ रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, कोई एक्टिंग फील्ड से आ रहे हैं, वो सब आके अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें विद द यंग स्टूडेंट। जैसे आपके साथ टॉपर्स आ जाते हैं ना, वो आपके साथ जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, एक्सेट्रा, या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आके आपको गाइड करें कि हम अपनी सर्विस में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एथिकल डायलेमास कैसे फेस करते हैं, एक्सेट्रा, तो आपको भी पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यही यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव है, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आके यंग स्टूडेंट्स को गाइड करें, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें जो है जो एक्सपर्ट्स अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वो कॉन्टेक्ट करेगा उसके साथ, और नेसेसरी अरेंजमेंट्स की जाएंगी। ठीक है, तो ये इस स्कीम का पर्पज है। और जितने भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होंगे, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, हाँ, वो जितनी भी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ है फैकल्टीज की, उसका 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब आप पूरा कॉलेज जो है उनके भरोसे नहीं चला सकते, 10% से ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ठीक, तो इससे हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिशनर, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में होंगे, वो वहाँ पे जो है पीरियोडिकली आते रहेंगे और आपको जो है नई चीजों के बारे में बताते रहेंगे। ठीक है, और जो आपकी पेडागोजी है, जो आपका क्यूरिकुलम है, वो इंडस्ट्री के साथ लिंक हो जाएगा, है ना, रियल वर्ल्ड के साथ लिंक हो जाएगा। ये नहीं कि आप किताबों में जो है थ्योरेटिकल ज्ञान ले रहे हो, बट एक्चुअल रियलिटी कुछ हो रही है। जो आप किताबों में पढ़ोगे वही जो है आप रिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, और ये भी आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने नॉलेज का इस्तेमाल किया या नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया, या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस की, एक्सेट्रा। क्लियर, तो ये इसमें काफी फायदा होने वाला है। तो इससे जो है इंडस्ट्री और सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ग्रेजुएट्स निकल के आएंगे वो काफी ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, काफी ज्यादा जो है वाइडर पर्सपेक्टिव होगा उनका, और रेलिवेंट होंगे इन द मार्केट। दे विल एबल टू ऑफर देयर स्किल्स, नॉलेज, एक्सेट्रा टू द मार्केट। ठीक है, तो उनको भी वहां से फायदा होगा। समझ आइए आपको ये स्कीम क्या है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो हुआ क्या था कि जोमेटो ने एक ऐड दी थी, आपको याद है वो लगान मूवी में एक रोल प्ले किया था कचरा का, है ना, कि वो स्पिन फेंकता है उसकी थोड़ी हाथ। तो बेसिकली ही इज बीइंग शोन एज दलित इन द फिल्म। ठीक है, एससी कम्युनिटी से दिखाया गया। तो हुआ क्या कि उसी को जो है ऐड में लिया गया जोमेटो की, और उसी मूवी के रेफरेंस को यूज किया गया, दैट इज हिज नेम कचरा। तो उसमें जोमेटो कुछ बोल रहा है कि कचरे को रिसाइकिल किया जाए। तो कचरे से क्या बन सकता है, टेबल बन सकता है सपोज, या माला बन सकती है, एक्सेट्रा। तो उसमें उसी पर्सन को दिखा दिया गया कि वो टेबल बना हुआ है या गार्लैंड बनी हुई है, एक्सेट्रा। तो उसको थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म में देखा गया कि आप जो है एक ऐसी कम्युनिटी को जो है कचरा ही समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने जो है नोटिस दिया जोमेटो को। जोमेटो ने फिर बाद में वो एड विड्रॉ कर दी, फिर ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड चलने लगे थे कि वो डेरोगेटरी है टुवर्ड्स एससी कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट।
तो ये बेसिकली क्या है कि अब आपको पॉलिटी में जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करा दिया जाता है, तो नेशनल कमीशन में शेड्यूल कास्ट हो गया, विमेन हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, सेक्टर, ये सिमिलर से इंस्टीट्यूट्स हैं, सिमिलर सी ऑर्गेनाइजेशंस है, सेम ही फंक्शन है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करती है जो मतलब सभी लोगों के सभी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को मॉनिटर करती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के राइट्स के वायलेशन को मॉनिटर करती है। ऐसी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन देखती है कि वीमेन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, वीमेन के राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीमेन हमने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाई है, ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इन जनरल पब्लिक के लिए बनाया है। तो उसमें सभी राइट्स जो है देखे जाते हैं कि इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और जो नेशनल कमीशन में विमेन है उसमें सिर्फ विमेन के राइट्स को देखा जाता है, शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल ट्राइब वाले में, और ऐसी जो है सपोज कमिश्नर फॉर फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है उसमें सिर्फ फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स के वायलेशन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिकली जाता है करंट अफेयर में ही पढ़ा जाता है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसको जो है आर्टिकल 338 के थ्रू क्रिएट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली प्रोवाइड किया था कि देयर वुड बी अ स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस मेजर्स बीइंग टेकन फॉर एससी कम्युनिटी, ठीक है, एससी एंड एसटी कम्युनिटी। तो फिर गवर्नमेंट ने जो इसको अपॉइंट किया स्पेशल ऑफिसर को अंडर आर्टिकल 338, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, तो नाम स्पेशल ऑफिसर ने रखा, नाम क्या रखा, कमिश्नर, कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के थ्रू इस कमिश्नर को टर्न आउट कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ कमीशन। कमिश्नर सिंगल मेंबर बॉडी थी, अब ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू क्या किया गया, इसको बाइफरकेट किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग अलग बनाए गए, ठीक है, पहले ज्वाइंट बॉडी थी, फिर बाद में क्या बना देगी, सेपरेट बॉडी। तो तीनों अमेंडमेंट याद रखने आपको, मतलब 338 याद रखना आपको आर्टिकल, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर 65 के थ्रू कमीशन, फिर 89 के थ्रू बाइफरकेशन, ठीक है, ये याद रखना आपको। ईयर भी याद रख लेना 1990 और 2003। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अब 338 ए में है, 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब किसमें है, 338 ए, ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन और 3 एडिशनल मेंबर्स है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो उनकी टेन्योर है और कंडीशन ऑफ सर्विस है वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं करेगी, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या अदर लीगल सेफगार्ड्स बनाए गए हैं एससी कम्युनिटी के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको मॉनिटर करे, उसको वैल्यूएट करे। जैसे एग्जांपल तौर पे एक प्राइम मेजर क्या लिया गया एससी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, रिजर्वेशन। तो देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है, क्या एससी कम्युनिटी को उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो विद इन एससी कम्युनिटी जो है किसी एक पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी को बेनिफिट मिल रहा है, बाकी अदर एससी कम्युनिटीज जो है उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रही, ठीक है। क्या पोजीशंस जो है यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट जॉब में वेकेंट रह रही है, which are meant for which are reserved for SC community। तो ये सब कौन देखती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसको वैल्यूएट करती है, रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। और अगर एससी कम्युनिटी के राइट्स वायलेट हुए हैं और उससे रिलेटेड सपोज कोई कंप्लेंट आती है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, या सपोज गांव के कुएं या तालाब से जो है पानी नहीं निकालने दिया जा रहा, या फिर सपोज उनकी बारात जो है अपर कास्ट के घर के बाहर से नहीं जाने दी जा रही, एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई केस आता है तो उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाने के लिए फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एडवांसमेंट रिकमेंड करती है, ठीक है, कि भाई ये पॉलिसी प्रोग्राम चलाओ, इससे एससी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होगा, कि स्कॉलरशिप दे दो उनको, मान लीजिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, या फिर सपोज उनके लिए रेमेडियल क्लासेस चला दो स्कूल्स में, ताकि अगर वो पढ़ाई में पीछे हैं तो आगे आ सके, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके से रिकमेंडेशंस देती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोई जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए जो है अगेन रिकमेंडेशन देती है, नई रिकमेंडेशंस भी दे सकती है, और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस दे सकती है फॉर देयर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट। फिर इन सब पे जो है क्या करती है, वो रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट किसको देती है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट आगे रिपोर्ट कहाँ रखते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में वो पोजीशन बैठा होता है, अगर मान लीजिए रिपोर्ट में दिखाया गया कि एससी कम्युनिटी जो है वो हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रही, वो जो है क्लास 12 के बाद ही ड्रॉप आउट कर रही है,
तो फिर ऑपोजिशन उस मुद्दे को उठाएगा कि सरकार क्या कर रही है जिससे जो है बेसिकली एससी कम्युनिटी को भी हायर एजुकेशन में जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट है और मेक श्योर करती है कि एससी कम्युनिटी को उसके राइट्स मिले। ठीक है, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एटसेट्रा, ये वॉच डॉग की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? वॉच डॉग की तरह। ये बाइटिंग डॉग नहीं होते, ये बार्किंग डॉग होते हैं। ठीक है, ये भौंकते हैं, ये काटते नहीं है। कहने का मतलब इनके पास रियल सब्सटेंटिव पावर नहीं होती। ठीक है, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हो तो इसमें आपको पता लगेगा कि इनके पास कोई रियल पावर नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वॉचडॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने घर में रात को सोए पड़े हो, ठीक है, आपने अपनी तिजोरी में एक करोड़ पे रखा हुआ है, अब आपको डर लग रहा है कि कहीं रात को चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक कुत्ता रख सकते हो। ठीक है, उस कुत्ते का काम क्या है कि रात को अगर मान लीजिए कोई अनटूवर्ड एक्टिविटी वो देखता है तो वो भौंके, वो भौंकेगा। ठीक है, तो उसका भौंकने का पर्पस क्या है कि वो चोर डर जाए। चोर तो वैसे ही डरने वाला, वो चोर चोरी करने आया तो वो कुछ करने की कोशिश करेगा। भौंकने का पर्पस सिर्फ ये है कि मालिक जाग जाए, आप जाग जाओ, देन यू कैन डिसाइड द नेसेसरी एक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डील विद द थीफ। ठीक है, तो आप जाग जाओगे तब आप नेसेसरी एक्शन ले लोगे, चाहे तो आप खुद उसको डील करोगे या पुलिस को बुलाओगे या पड़ोसियों को बुलाओगे, किसी भी तरीके से जो उस चोर को चोरी करने से रोको, है ना। तो यही इन वॉचडॉग का काम है कि ये बस मॉनिटर करते रहेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग safeguards measures etc meant for upliftment of शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, और उनमें लगता है कि उन स्कीम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया या उनके राइट्स डिप्राइव हो रहे हैं एक्सेट्रा, तो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे। ठीक है, रिपोर्ट में लिख देंगे तो ऑपोजिशन उसका मुद्दा उठाएगा या मीडिया में आएगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी उसका मुद्दा उठाएगी एक्सेट्रा, तो फिर उससे क्या होगा, आम जनता जाग जाएगी, जो कि मालिक है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में मालिक कौन है? आम जनता। तो वो जाग जाएगी तो वो नेसेसरी एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। कैसे लेगी? पब्लिक ओपिनियन से लेगी। पब्लिक ओपिनियन जो है वो सरकार के खिलाफ होने लग जाएगी कि सरकार क्या कर रही है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जो लड़कियां हैं उनका जो है जबरन रेप कर रहे हैं अपर कास्ट वाले, या मान लीजिए उनको जो है स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ होगी तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को उसके राइट्स मिल जाएंगे, उनके राइट्स जो वायलेट हुए थे वो रिस्टोर हो जाएंगे। दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती, ये सिर्फ क्या करती है, बार्किंग करती है। इट्स अ बार्किंग डॉग नॉट अ बाइटिंग डॉग। क्लियर? अगर आपको एक्शन लेना है या आपके राइट्स डिप्राइव हुए हैं तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप एससी कम्युनिटीज में आपको जो है स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो उस पर सिर्फ मुद्दा उठाएगी, इन्वेस्टिगेट कर लेगी, हाँ सच में नहीं दिया, तो उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट में लिख देगी, मीडिया के थ्रू जो है वो मुद्दा उछलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि दीज कोर्ट्स आर द गारंटर्स ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, समझ आई? उनके पास जो है बाइटिंग पावर है, दे हैव रियल सब्सटेंटिव पावर टू रिस्टोर योर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? क्योंकि अभी नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी आएगा, उसका भी सिमिलर फंक्शन है जो हमने अभी पढ़ा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का भी सिमिलर फंक्शन है, कमिश्नर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। चलिए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तो इसमें क्या है कि पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी होता था दिल्ली में, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो आप गए हुए थे नेहरू म्यूजियम में और प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में देख लिया आपने, तो देखा ना जब आपको टाइम लगे। ठीक है, प्रीलिम से पहले मत जाना, कभी मई के मंथ में जाने लग जाओ, जाना तो अभी जाना। ठीक है, काफी अच्छा बना हुआ है ये। तो इसकी कहानी क्या है कि 1929-30 में जो है दिल्ली में जो है कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के लिए घर बनाया गया था, उसको क्या बोलते थे? फ्लैग स्टाफ हाउस। ठीक है, ये एडविन लुटियंस ने बेसिकली दिल्ली का डिजाइन जो है बनाया था, ये सीपी हो गया ये सारा, या फिर ये जो पार्लियामेंट्री हाउस बनी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी या राष्ट्रपति भवन बना, सब एडविन लुटियंस ने बनाया था। तो उसी ने जो है ये फ्लैग स्टाफ हाउस जो है बनाया था। ठीक है, जिसमें कौन रहते थे? कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्सेस। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो ऑफिशियल रेसिडेंस बन गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, नेहरू का, और वो उसी रेसिडेंस में रहे टिल हिज डेथ 1964 तक। 1964 तक जो है वो रहे, मई 27 में उनकी डेथ हुई थी। तो नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे वाले दिन जो है प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ने तीन मूर्ति हाउस को जो है नेशन को डेडिकेट कर दिया कि ये जो है अब से क्या होगा, नेहरू म्यूजियम होगा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम होगा। ठीक है, अदरवाइज तो क्या होता कि उस घर में फिर कोई और प्रधानमंत्री आने लग जाते या कोई और मिनिस्टर आने लग जाते, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, तीन मूर्ति भवन कह लीजिए या
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम बना दिया। ठीक है, फिर अब जो है 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आइडिया दिया कि एक प्रधानमंत्री का जो है म्यूजियम बना हुआ है, तो क्यों ना हम एक ऐसा म्यूजियम बनाए जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों की जो है मतलब डिटेल्स हो या उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो या उनको जो है हम याद कर सके बाय विजिटिंग दैट म्यूजियम। तो वहीं से जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्रधानमंत्री म्यूजियम का आइडिया आया, 2020 में 22 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये तीन मिलिट्री हाउस था, उसी वहां पे जो जगह पड़ी थी वहीं पे ये बनाया गया। जो नेहरू म्यूजियम था उसको तोड़ा नहीं गया, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का ही पार्ट बना दिया गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब नेहरू म्यूजियम को एक्सपेंड कर दिया गया और उसमें अदर प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल्स मेंशन कर दी गई। ठीक है, ताकि आप उसको विजिट कर सको और अपने प्रधानमंत्री के बारे में जान सको। ठीक है, काफी अच्छा बना हुआ है। जब अगर आपको टाइम लगता है कभी आप जा सकते हो, कभी पढ़ाई से आपका मन उतर गया हो तो जा सकते हो। तो ये मतलब सर आज ही प्रोग्राम बनाते हैं, संडे को पढ़ाई पढ़ाई से तो मन उतरा ही रहता है। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि 15-20 दिन लगातार पढ़ लो, काफी सारा पढ़ लो, तब एक फटीग आती है, तब ऐसा होता है कि किताब नहीं उठेगी। अब किताब देखते सारी इरिटेशन होने लग जाती है ना। उस वक्त जो है यू कैन प्लान टू गो दैट मेमोरियल, तो आप मेमोरियल भी देख लोगे और आपकी मान लीजिए पॉलिटी में प्राइम मिनिस्टर टॉपिक है तो वो भी तैयार हो जाएगा। यू विल गेट टू नो अबाउट प्राइम मिनिस्टर, है ना। समझ आइए आपको यहां तक। खजुराहो के मंदिर देखने चले गए, पास में ही है, 2-4 घंटे का ही रास्ता है, तो आपका आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ताजमहल देखने चले गए, हुमायूं टॉम्ब देखने चले गए, रेड फोर्ट देखने चले गए, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो है गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। इसके अंदर क्या है कि एक वेबसाइट बनाई गई है, उसमें जितनी भी जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, केस हैं, वो सारे अपलोड किए गए हैं। जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, सबके केसेस की, जजमेंट्स की, ऑर्डर्स की डिटेल एक वेबसाइट पे डाल दी गई है। ठीक है, तो इसमें डाटा रियल टाइम बेसिस पे अपडेट किया जाता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जो है नया ऑर्डर दे रही है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो सारे सारे केसेस की, सारे ऑर्डर्स की, सारी वर्डिक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा जो है, जो लिटिगेंट्स है उनको हो जाता है कि वो देख लेती है कि सिमिलर मैटर पे पहले क्या वर्डिक्ट आ चुकी है किस कोर्ट की। ठीक है, इसमें फायदा लॉयर्स को भी हो जाता है कि वो देख लेते हैं कि पहले हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई हुई है, फिर अकॉर्डिंगली वो अपना केस तैयार कर लेते हैं। जजेस को भी फायदा हो जाता है, वो भी देख लेते हैं कि पिछले केसेस में क्या वर्डिक्ट्स आई हुई है, तो उस अकॉर्डिंग जो है अपनी वर्डिक्ट दे सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा हो जाता है। क्लियर? तो ये बेसिकली नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी का पार्ट है। इसमें गवर्नमेंट यही चाहती है कि गवर्नमेंट का डाटा जितना ज्यादा शेयर किया जा सके उतना किया जाए। जो कंसर्न पार्टीज है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ किया जाए और आम जनता के साथ भी किया जाए। अभी तो जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कर रही है, बट गवर्नमेंट आगे इस फ्यूचर में नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का जो डाटा है आम जनता के लिए ओपन करने वाली है। ठीक है, अभी तो इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स इसको वैल्यूएट कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं केस को थ्रू दिस पोर्टल। बाद में नॉन इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को काफी अप्रिशिएट भी किया था। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है कि आपका कोई केस चल रहा है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस आप रन कर रहे हो, आपका कोई केस चल रहा है, तो इस डाटा, इसके थ्रू आपको डाटा मिल जाता है अबाउट योर केस। आपका केस कहां तक पहुंचा, एक्सेप्ट हुआ, पटिशन नहीं हुआ, कोर्ट ने आपको क्या जो है डेट दी फॉर हियरिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इजी हो जाता है। मतलब बिजनेस के लिए आपको काफी वो आपको नहीं मिला तो आप फिर क्या करते हो, केस फाइल करते हो। तो केस लड़ना आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा तो आपके लिए बिजनेस करना इजी होगा। ठीक है, तो इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर इंप्रूविंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में हमारी मदद कर रही है। तो ये भी आपके जो है बेसिकली सिग्निफिकेंस के पॉइंट में आना चाहिए पेपर में, है ना। तो इससे कोर्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, देखा जाता है कि कोर्ट कितने केसेस जो है रिजोल्व कर पा रही है एक साल में, कितने कोर्ट जो है उसमें फाइल हुए, कितने केसेस जो है पेंडिंग है, कितने केसेस उसने रिजोल्व कर दिए। इस हिसाब से जो है आप कोर्ट की परफॉर्मेंस को देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको क्या हाई कोर्ट ने रिवर्स किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। तो वहां से आपको कोर्ट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, क्योंकि जितने ज्यादा केसेस रिवर्स होंगे उतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि लो क्वालिटी परफॉर्मेंस
कोर्ट की चल रही है। जितने केसेस जो है अपहोल्ड करेगी सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, उतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस लोअर कोर्ट की चल रही है। तो यहाँ पे आप कोर्ट की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने में हमारी हेल्प मिलेगी। पॉलिसी डिसीजंस आप ले सकते हो कि मान लीजिए सपोज कि हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ से डाटा मिल गया, तो वहाँ पे आप एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर दो ताकि वो जल्द से जल्द केसेस को रिजोल्व करें, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे जो है वैकेंसीज की कमी है, तो आप मेक श्योर करो कि एग्जामिनेशन जो है टाइमली कंडक्ट हो, टाइमली कंप्लीट हो, और वो जो है वहाँ पे पोस्टेड हो ताकि वो केसेस को फटाफट रिजोल्व कर सके। सो यू कैन टेक पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा दैट आर कमिंग फ्रॉम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। क्या आपको पता चल रहा है कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आपको यहाँ से पता लग गया कि आपने कैटेगराइज कर लिया केसेस को कि किस किस कैटेगरी में केसेस आ रहे हैं, या विमेन वायलेंस पे आ रहे हैं, या लैंड एक्विजिशन पे आ रहे हैं, या एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको पता चला कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो है केसेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी में ही कमी है। तो आप क्या करोगे, पॉलिसी को रिव्यू करोगे विच इज मेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो रिव्यू करोगे और मेक श्योर करोगे कि उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो हटा दिए जाए ताकि आगे से जो है उस लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड केसेस ना आए। तो बेसिकली इट विल हेल्प यू टू टेक द राइट पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, समझ आ रही है, क्योंकि डाटा होगा तभी तो आप पॉलिसी डिसीजन ले पाओगे। क्लियर है?